Good afternoon, madam. Ruchi ma'am. Good afternoon, ma'am. Shall I start? Yes, madam. मैम मैं स्टार्ट कर दूं? जी मैडम प्लीज कर दीजिए. ओके. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आज हमारा जो आज का सेशन है वो है सुपरफ्लूअस हेयर, अवांछनीय बाल, और उसके लिए हमें कैसे प्रैक्टिकल, कौन से प्रैक्टिकल्स करने चाहिए या किन प्रैक्टिकल्स को फॉलो करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक ब्रीफ नॉलेज ले लें कि अवांछनीय बाल होते क्या है, सुपरफ्लूअस हेयर होते क्या है, और उसके कितने मेथड्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. सुपरफ्लूअस हेयर का इंट्रोडक्शन क्या है? तो सब सुपरफ्लूअस हेयर को तकनीकी भाषा में हाइपर ट्राइकोसिस भी कहते हैं, और अवांछित बालों को हम सुपरफ्लूअस हेयर के नाम से जानते हैं. एक मिनट. तकनीकी भाषा के सुपरफ्लूअस हाइपरट्रिकोसिस के नाम से भी जानते हैं. और मोस्टली क्या होता है कि अवांछनीय बाल दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं लगते, तो जो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं उन लोगों को इनको रिमूव कराना एक उनके लिए लग्जरी सर्विस होती है, वो इम्पोर्टेंट समझते हैं. और हम लोग कुछ चीजें रिमूव करने से पहले उनको कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं, जिसमें कि दो जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि कुछ रिएक्शन, जब हम कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी होता है जिससे कि कुछ रिएक्शन ना हो. तो जैसे आप contraindications of for hair removal are one of the main purpose of the client consultation. सबसे पहले आप client consultation करेंगे to determine the presence of any contraindication, hair removal or facial waxing or tweezing should not be performed on those client. मतलब कुछ अगर इस तरह आप जब सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सिंग, फेशियल वैक्सिंग हो, फेस पे वैक्सिंग हो या ट्वीजिंग हो, तो कोई रिएक्शन या किस तरह की एलर्जी जो है आपको फेस करनी ना पड़े. तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे, किसी की अगर वेरी सेंसिटिव स्किन है या किसी को बहुत ज्यादा सनबर्न है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ना तो वैक्स करना चाहिए, ना ही फ्रीजिंग करना चाहिए, और ना ही आपको आईब्रो शेपिंग करना चाहिए. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पस्ट्यूल एंड पैप्यूल्स. पैप्यूल और पस्ट्यूल जो है, वो पस्ट्यूल हो गए पस वाले दाने, और पैप्यूल्स जो होते हैं फेस पे अगर बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो तब भी ये सर्विसेज नहीं देनी चाहिए. और नेक्स्ट है रिसेंट बोटॉक्स और कोलेजन इंजेक्शंस. इन केस अगर कोई बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी ले रहा है तब भी आपको ये सर्विस नहीं देनी चाहिए. नेक्स्ट कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. अगर किसी ने फेस पर कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है तब भी आप फेशियल वैक्स और आईब्रो शेपिंग कुछ टाइम के लिए नहीं कर सकते हैं. अगर कोई स्पेशल मेडिकेशन भी ले रहा है, जैसे ब्लड थिनिंग के लिए कोई मेडिकेशन आप यूज कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप ये चीजें, ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे. तो नेक्स्ट हमारा सेशन आता है आगे कि सुपरफ्लूअस हेयर को रिमूव करने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एक फर्स्ट होता है डेपिलेटरी मेथड और नेक्स्ट है एपिलेशन. तो डेपिलेटरी मेथड में क्या होता है, बाल जो है सिर्फ स्किन के सरफेस के ऊपर से निकलते हैं, रिमूव होते हैं.
बाल पूरा जड़ से नहीं जाता, वो तरीका कहलाता है डेपिलेटरी। तो डेपिलेटरी के अंदर का अंतर्गत शेविंग और डेपिलेटरी क्रीम आती है, जो हम हेयर रिमूवल क्रीम कहते हैं वो, और शेविंग रेजर से स्किन सरफेस के ऊपर से बाल को हटाना। तो जस्ट वो बाल जिस त्वचा के ऊपर हमें नजर आ रहा होता है वही हटता है, लेकिन उसकी जड़ें एज इट इज रहती हैं, और वो 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर वापस से ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो ये तरीका भी टेम्परेरी है, और ये मेथड जो कहलाते हैं दोनों वो है डेपिलेटरी। अब एपिलेटरी मेथड पे आ जाओ, एपिलेशन पे। एपिलेशन में बाल टेम्परेरी रिमूव होता है, बट पूरा जड़ के साथ। इसमें ग्रो करने में बाल को एटलीस्ट 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो जिसके अंदर तरीका हमारा फर्स्ट आता है थ्रेडिंग, जिसमें आप थ्रेडिंग मतलब धागे से आप बाल को पुल करके निकालते हैं, खींच के निकालते हैं, तो पूरी की पूरी रूट उसकी बाहर आती है। बट वो कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसका फॉलिकल जो है वो अभी भी स्किन के अंदर है, उसकी जड़ है, तो वो बाल वापस से ग्रो कर जाएगा, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर। ऐसे ही सेम मेथड होता है वैक्सिंग। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड तरीका, वो भी टेम्परेरी मेथड में ही आता है। तो लेकिन ये कुछ लॉन्ग पीरियड के लिए चल जाता है, तो इसे हम मानते तो टेम्परेरी मेथड ही है, जिसके अंतर्गत लेजर और थर्मोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल या कुछ इलेक्ट्रिक करंट और रेज, लेजर रेज के थ्रू हम लोग बालों को निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम वैसे करेंगे एपिलेशन मेथड। तो एपिलेशन, जैसे ये डेपिलेशन का आप डायग्राम देख रहे हैं, जब हम शेविंग यूज करते हैं तो शेविंग में ये स्किन सरफेस है, इसका सरफेस के ऊपर अगर आप रेजर को 60 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल और 30 डिग्री एंगल पे, जब आप कई बार ट्विन ब्लेड और 3 ब्लेड वाले आप रेजर्स यूज करते हो स्किन पे, तो उस कंडीशन में उनका एंगल इस तरह से सेट होता है, जिससे ये बाल अगर आप सरफेस पे चलाओगे तो बाल इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से ये रेजर दिखाया गया है। थ्रेडिंग में आपका ये, चलो मैं बाद में, चलो अब हम वीडियो पे जाते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एपिलेशन के वीडियोस लेंगे, जिसमें आप देखिए इसको हम किस तरह से, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आईब्रोज पे आएंगे। तो आईब्रोज के लिए आपको क्या करना है, कौन सा तरीका, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आईब्रोज में। हम सबसे पहले, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने आईब्रो शेपिंग शुरू कैसे करनी है और खत्म कैसे करनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक मेजरमेंट है, आप उस मेजरमेंट को अगर फॉलो करें तो आपको इजीली दोबारा ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आप इजीली मेंटेन करने लग जाओगे। सबसे पहले एक नॉर्मल थ्रेड लीजिए, थ्रेड को आप कोई भी कलर या कलर आई शेड यूज कर लीजिए ताकि वो कलर हो जाए। उसके बाद नोज के सेंटर पॉइंट पे आप लगाइए, देन नोज स्टेप को भी मेजर लेते हुए आपने सेंटर एक लाइन डालनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है कि थ्रेड को इस तरह से पकड़ना है कि वो नाक का बाहरी कोना, नोस्ट्रिल, और आई, ये आंख का बाहरी कोना, धागा जो है इसको टच करना चाहिए। तो जहां पे ये पॉइंट बनेगा, दैट मीन्स कि ये आगे के बाल सारे आपके एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, इसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, तो एक मार्क आपने इधर लगाया, देन अब ये सेकंड दूसरी तरफ, दूसरी आईज पे भी सेम इस तरह से आप मेजर करेंगे।
नेक्स्ट अब आउटर कॉर्नर आपने के आईब्रोज को, पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल गया कि शुरू कहाँ से होगी, लेकिन अब आईब्रोज खत्म कहाँ से होगी वो कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि धागे को इस तरह से पकड़ोगे कि नाक का बाहरी कोना टच करे और आईज का आउटर कॉर्नर टच करे। तो जहां पे थ्रेड जाएगा वहां तक आपकी आईब्रोज की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो आईब्रोज का एंड पॉइंट भी आपको मिल जाता है ऐसे, और आपको आईब्रोज का स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल जाता है। सेम रिपीट आप दूसरी साइड पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आपको उसकी हाइट, आईब्रोज की हाइट कैसे डिसाइड करोगे, कहाँ आर्च आना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, क्लाइंट को बिल्कुल सामने देखने के लिए बोलिए। जब उसकी आई बॉल जो आयरिस है वो बिल्कुल सेंटर में होंगी, तो उस कंडीशन में आपने थ्रेड को इस तरह से पकड़ें कि उसका एक कॉर्नर नोस्ट्रल से टच करे और दूसरा कॉर्नर उसके आईज के कॉर्नर से टच करता हुआ हो। तो जहां पे उसका पॉइंट जाता है, दैट मीन्स कि आपकी आईब्रोज को जो आर्च है, ये कर्व है, आपको वहीं देना है। क्लियर। इसके बाद आप दोनों आईब्रोज के सेंटर का गैप मेजर कर लेंगे, बराबर है या नहीं है। तो कैसे आएगा ये, आपने बिल्कुल कॉर्नर जो ये पॉइंट लिए थे उस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिलाएंगे, तो ये आपको सेंटर का गैप मिल जाएगा। जो ये एक्सेस हेयर है ये आपको निकालने हैं, आईब्रोज यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये दोनों का गैप जो है आपका बराबर होना चाहिए। इसके बाद आपने आईब्रोज की विड्थ सेट करनी है कि आपकी आईब्रोज कितनी मोटी होनी चाहिए। आप टेक्निकली खुद सेट कर सकते हैं, जैसे उनकी थिकनेस हो आईब्रोज की आप उतना ही थिकनेस ले सकते हैं। बट कई लोग होते हैं जब सैलून में आते हैं और कहते हैं कि हमारी आईब्रोज पतली आईब्रोज कर दीजिए, या कोई कहता है जी एक्स्ट्रा मत निकालना तो आप मोटी कर दीजिए। तो हम उस कंडीशन में किसी से बहस तो करेंगे नहीं, बट हाँ जब हमारे ऊपर छोड़ा जाए कि आप देख लीजिए जैसा है, तो हम फिर इस रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अब उसकी मोटाई कितनी रखनी है, तो जो हमने ये कॉर्नर विड्थ वाला लिया था, ये कॉर्नर आया था, कॉर्नर से जो हमारा ये आर्च का कॉर्नर आया उस कॉर्नर को मिलाया, एक इधर से और एक इस साइड से, इस कॉर्नर से। तो ये शेप हमारी ऐसे क्लीन होगी। तो इसके नीचे के जितने एक्स्ट्रा बाल होंगे वो सब हमें रिमूव करने होंगे। नेक्स्ट, अब अपर लाइन कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें जो दूसरी आईज का कॉर्नर है, ये जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरी आईज का आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट प्लस आपका जो आर्च है उसका अपर पॉइंट, इसको आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके आईब्रोज की मोटाई अपने आप आपको पता लग जाएगी कि आपकी आईब्रोज जो है इस शेप में होनी चाहिए। तो इससे ऊपर के जितने बाल हैं वो आप रिमूव करेंगे और इससे नीचे के जो जितने बाल हैं वो आप रिमूव करेंगे, और प्रॉपरली आपके आईब्रोज की जो शेप होगी वो ये होगी। सेम ऐसे ही आपने एंड कैसे करना है,
दूसरी साइड पे यही प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट से लेके आर्च पॉइंट तक और आईब्रोज के स्टार्टिंग से लेके फिर अपर आर्च पॉइंट तक। नेक्स्ट आर्च पॉइंट से लेके एंड तक और लोअर आर्च से लेके एंड तक। तो आपको स्टार्टिंग में आईब्रोज की पूरी शेप का डायग्राम मिल गया, एक लाइन मार्क हो गई, जिससे आप जो है इजीली उसके आसपास के एक्स्ट्रा बालों को रिमूव करेंगे तो आपकी आईब्रोज एकदम परफेक्टली क्लीन होगी। दोनों आर्च को मेजर कर लीजिए बराबर है या नहीं। तो होप सो कि आपको ये डायग्राम देखकर क्लियर हो गया होगा कि आपको आईब्रोज जो है कैसे मेजर करनी है, कैसे डिसाइड करना है कि आईब्रोज में क्या शेप होनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें है आईब्रो शेपिंग। तो आईब्रो शेपिंग भी दो तरह की होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप। मैंने ये धागा लिए स्पेशल अपने मुंह के अंदर रख लेना है, इसे अपने दांतों के इसको खोलना है। एक जी, इसमें क्या है, आईब्रो शेपिंग भी दो तरह से होती है, जिसमें एक प्रोफेशनल सर्विस होती है जो हम सैलून में कराते हैं या किसी और के ऊपर करते हैं। एक होती है जो आप सेल्फ सर्विस, कि आप सेल्फ थ्रेडिंग कैसे करते हो। तो उसमें अभी जो सबसे पहले आप देख रहे हो वो है प्रोफेशनल मेथड। खोलने को हमने लूप किस तरह से बनाना है आप वो देखिए। अंदर दबा देना है और हाथ को इतना हमने डिस्टेंस पे रखना है अपने मुंह से और हाथों को इतनी दूरी होनी चाहिए, तकरीबन 1-1.5 फुट की दूरी होती है। तो इस तरह से हमें राइट हैंड लेना है, अपने राइट हैंड को इस तरह से हमने धागे को ऐसे खोलते हुए इस तरह से दूसरे अंगूठे के साथ हमने इस तरह पकड़ लेना। तो ये हमने दोनों धागों को पकड़ लिया है, आप देख रहे हैं। अब हमें किस तरह से बल देने हैं, हमने 7 से 8 बल देने हैं। ये देखो, ये मैंने बल दे दिए हैं और अब हमने इस कॉर्नर से पकड़ के और इस हाथ को नीचे की तरफ करते हुए मुंह में जो धागा है उसको पीछे खींचना है इस तरह से। और दोबारा हमने इसको वापस ले आना है और इस तरह से पकड़ते हुए हमने धीरे से छोड़ना है, अंगूठे को नीचे वाले धागे के ऊपर रखना है और मुंह को पीछे की तरफ खींचना है, अपनी गर्दन को पीछे ले जाना इस तरह से। ये हमारा है सबसे पहला स्टेप धागा चलाने का। इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके दोनों हाथ पैरेलली मूव करेंगे। जब आपका एक हाथ, अगर आप जब थ्रेड की प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपका एक हाथ जो है, अगर ये लूप वाला हैंड है, ये लूप वाला हैंड आपका अगर बंद होता है तो आपका ये हाथ डाउनवर्ड मूव करेगा। कभी भी धागे को मुंह से नहीं खींचना, हमेशा दोनों हाथों से ही आपका थ्रेड मूव करता है। और जब हम आईब्रो शेपिंग करते हैं तो उसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो वी लूप बनता है, इस वी लूप के अंदर ही जितने बाल आएंगे, चाहे आप इसमें एक बाल होगा, चाहे आप इसमें 4 बाल रखिए, आपको जो बाल निकालना है वो इस वी लूप के अंदर आना चाहिए। इसके अंदर आएगा तभी वो रिमूव होगा, क्योंकि ये थ्रेड जो है वो आगे मूव करेगा तो ये बाल अपने आप रूट से निकल के बाहर आएगा। इसके आसपास जितने बाल होंगे या इधर होंगे वो नहीं निकलेंगे। तो जो बाल इसके अंदर जो भी आपने निकालना है, और सबसे पहले ट्राई करना चाहिए जब आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे आप सीख रहे होते हो, ऐसी कंडीशन में जब आपको ट्राई करना है तो कोशिश कीजिए एक टाइम में सिर्फ एक ही बाल निकालो। तो उससे आपको थ्रेड पे कंट्रोल करना आ जाएगा, धागा बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। बाद में जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो स्पीड तो आप अपने आप बना सकते हो। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग स्टेज होती है तब उसमें ये चीजें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है कि इस लूप के अंदर जो भी बाल होगा, एक बाल, दो बाल, जो भी आपने निकालना वो उस लूप के अंदर रखें और फिर उसको मूव करें। और जब थ्रेड आप मूव कर रहे होते हो तो कोशिश कीजिए छोटे छोटे स्ट्रोक में, ये नहीं कि धागे को, ये लूप को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा कि एक एक इंच आप खींच रहे हो, उतना नहीं, सिर्फ छोटे छोटे बुल, इतना मूव करो आप धागे को, इतना मूव करो कि सिर्फ एक टाइम पे एक बाल या 2 बाल निकले, उससे ज्यादा नहीं। तो उसको चलाने के लिए हल्का सा इस वाले थ्रेड को हल्का सा नीचे इतना सा पुश करेंगे तो ये जरा सा खिसकेगा, आपके 2 बाल निकल जाएंगे। बस इतनी मूवमेंट होनी चाहिए थ्रेड में। ये हमने पूरा यहाँ तक ले जाना
उसके बाद हमने इसको वापस ले आना है। इनकेस लूप छोटा होता है तो आप इस थ्रेड को सेंटर से मूव करके खींच सकते हैं। ये देखो ये कैसे चल रहा है, इस तरह से चलाना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा थ्रेड चलाना सीखने का पहला तरीका। ठीक है, चलो अब ये वाली स्लाइड हमारी यहीं तक। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको अब आईब्रो शेपिंग बता रही हूँ। तो आईब्रो शेपिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है, तो ये हमारा है आईब्रो शेपिंग का। अब आप इसमें पूरा तरीका देखिए कि आईब्रोज के एक एक बाल को कैसे निकाल रहे हैं। जहां पे इसका आपने बाल ना जहां से निकालना है, जस्ट ये लूप जो है वी पॉइंट वहीं पे होगा, और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, बहुत ज्यादा नहीं खींचना, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। ये देखिए इसी वी के अंदर देखिए, अब ये बाल जो निकालने हैं इन्होंने, तो ये इसको लूप के अंदर रखा, उसके बाद इसको पुल आउट करेंगे। जो भी निकालना है वो लूप के अंदर, लूप के बाहर जहां भी हो, ऊपर के बाल कोई बाल नहीं निकलेगा यहाँ से आपका, अगर थ्रेड यहाँ तक मूव कर रहा है। जितने सिर्फ लूप के अंदर है वही जाएंगे। ये मेथड कौन सा है, प्रोफेशनल थ्रेडिंग का, जो हम सैलून में सर्विस देते हैं किसी क्लाइंट के ऊपर। ये मेथड हम खुद पे नहीं अप्लाई कर सकते, हम अपनी सेल्फ थ्रेडिंग नहीं कर सकते इस मेथड से। ठीक है, तो अभी हमारा ये वाला मेथड हो गया। तो हम नेक्स्ट अब देखेंगे
नेक्स्ट मेथड हम करेंगे सेल्फ थ्रेडिंग का। सेल्फ थ्रेडिंग कैसे की जाती है? Hey everyone, welcome back to my ठीक है, channel. अब Today देखिए, I'm going to show you how to build logo and it sounds very difficult but it's very easy. So let's get started. इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक सीजर, एक थ्रेड और एक आईब्रो शेपिंग ब्रश। I love this one and one spoon or blue color. The next thing is you have to choose the length of the pin. I always do like so and first very fine for me and this little practice makes you know this length is good for you. And the next thing is you need to tie both ends and इसमें लूप बनाने का तरीका देखिए। the next thing looks little difficult but it's very easy. You have to hold the thread like this and after that you rotate the thread for like 3 to 4 times and it's ready. Just you need to do little practice. इसमें 2 लूप्स बने हैं आपके। आप कई लोग क्या करते हैं, इधर से भी यूज करते हैं, इधर से भी यूज करते हैं, बट मोस्टली हमेशा आईब्रोज जब क्लीन कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा बालों को उनकी विपरीत दिशा में ही निकालना है। कभी भी सेम डायरेक्शन में बाल नहीं पुल खींचने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए थ्रेड से, क्योंकि सेम डायरेक्शन में निकालोगे तो बाल अगर थ्रेड से, क्योंकि थ्रेड के अंदर अड़ता है, लूप में अड़ता है, तभी बाल बाहर खींचता है। लेकिन अगर आप सेम डायरेक्शन में कर रहे हो उस चीज को तो बाल आधा टूट जाएगा, वो रूट से बाहर नहीं आएगा, वो आधा टूटा हुआ रह जाएगा, वो जस्ट एक शेविंग के जैसे सरफेस के ऊपर से निकलेगा। ठीक है, The first thing I'm going to apply some is powder on my clothes, which you see through. Next thing is to remove the direction of the tattoo. I always have to start from my upper cloth, which is less painful as compared to the lower cloth. And you have to do the direction and you have to do like doing the open hand movement back there. And if you're सेम वही तरीका, जो देखो आप लूप के अंदर जो भी बाल निकालना है उसको लूप के अंदर रखेंगे और थ्रेड को आगे मूव कर देंगे, और इसमें जो मूवमेंट है थ्रेड की वो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में होती है, ताकि एक बार में 1 या 2 बाल निकले, उससे ज्यादा ना निकले। play with the thread for some time and just start your like so you do your eyebrow and it sounds perfect. First try to remove the extras from your upper and under brows and after that try to create the pursing. Next your both eyebrows. I have been doing this from last 3 years and immediately by feel I'm out of it. I go to salon in like 6-7 months once and it goes very perfect like every time. But please don't be hurry, have patience and practice. And this is best way to get eyebrow done. My hair is growing always really fast, but still this goes like 3 to 4 weeks. So yeah, depends on your hair growth. Yeah, I still have to do all your hair. Beginning use this quality eyebrow brush to do the extra hair. Always remember to know the creation of the eyebrow and pull the hair in the opposite direction. It will make it lot easier to pull the hair and don't forget to trim your side root because this will define the brows very nicely. The only thing I want to say is practice, practice, and practice. I'm doing this for a long time and I'm so comfortable. I think this one is the best way to do your eyebrow cleaning and the next thing is I'm going to use a scissor to cut the extra hair growth from the sides and this completes the hair threading, like eyebrow threading. And the next thing is to apply a toner or any moisturizer, any kind of gel here. I'm going to use the aloe vera gel. Works fine for me. Hope you all like this video and this will be helpful. Don't forget to give it
लास्ट में आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या टोनर अप्लाई कर सकते हैं रूट्स को, पोर्स को श्रिंक करने के लिए। ठीक है, तो हमारा अभी थ्रेडिंग का सेशन यहीं पे अभी फिनिश होता है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स में आप सेशन खत्म होने के कुछ मिनट पहले आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट जा रही हूँ वैक्सिंग पे, कि हम वैक्सिंग के कितने मेथड्स और आजकल कितनी तरीके की वैक्स मार्केट में है, उनमें क्या डिफरेंसेस है। अगर हम लोग बॉडी वैक्स यूज करते हैं, जैसे सलोन्स में जो प्रोफेशनल सर्विस में 2 तरह की वैक्सेस यूज होती हैं, एक तो पैराफिन वैक्स और एक यूज होती है शुगर वैक्स, जिसको हम बॉडी वैक्स पे यूज करते हैं। जब काफी बड़े एरियाज पे अगर आपने वैक्स करना है और हेयर को रिमूव करना है तब वो वैक्सेस यूज की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये फर्स्ट वीडियो हमारा है हॉट वैक्स का। तो हॉट वैक्स मतलब किस तरह से आपने क्लीनिंग करना है, आपका टेबल कैसा होना चाहिए, आप किस तरह से वैक्स हीटर को यूज करेंगे और कैसे वैक्स एप्लीकेशन होगी और कैसे आप रिमूव करेंगे, वो आप पूरा मेथड अब इसमें देख सकते हैं। नॉर्मल वैक्सिंग है जो रूटीन वैक्सिंग हम लोग जनरली करते हैं। ये जो सारी प्रिपरेशंस अभी दिखाई थी, इतनी तैयारी, आपका टेबल पूरा वैक्सिंग सर्विस के लिए तैयार होना चाहिए। ट्रॉली क्लाइंट को सर्विस चेयर पर बुलाने से पहले आपने वैक्स हीटर रेडी कर लिया, सारा सामान अपने पास रख लिया, क्लाइंट के ड्रेपिंग का अरेंजमेंट कर लिया, आप खुद रेडी हो गए। उसके बाद आपने क्लाइंट को कॉल किया। उनके प्रोटेक्शन के लिए आप Hi. Please subscribe to our channel. Click the bell icon to get latest updates instantly. Thank you. सबसे पहले हम नॉर्मल टेल्कम पाउडर यूज करेंगे ताकि स्किन ड्राई हो जाए, बाल स्किन से चिपके नहीं रहे और इजीली वैक्स जो है स्किन के ऊपर लेयर में लग जाए। वैक्स को मेल्ट कर लिया, बट क्लाइंट को अप्लाई करने से पहले उसका टेम्परेचर जरूर चेक कीजिएगा। ध्यान रखिए उतना टेम्परेचर होना चाहिए वैक्स का जितना आपकी स्किन झेल सके। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा गर्म इतना लिक्विड ले लिया और उसको एकदम अप्लाई कर दिया तो इमीडिएट स्किन बर्न होगा। और उसके लिए आपने क्या करना है, प्रिकॉशनरी आपके पास हमेशा एक पानी का बाउल और एक वेट कॉटन आपके पास हमेशा होना चाहिए। कभी भी बर्न होता है, आप इधर उधर भागे या कुछ उसको फर्स्ट एड दे, सबसे पहले आप वेट कॉटन वहां पे अप्लाई कर दीजिए, जिससे क्लाइंट की स्किन जो है वो बर्न होने से बच जाएगी। बालों के डायरेक्शन में आप वैक्स अप्लाई करेंगे। हॉट वैक्स हमेशा जो है नॉर्मल वैक्स बिल्कुल फाइन पतली लेयर में लगाई जाती है और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया जाता है। जब रिमूव कर रहे हैं तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, एकदम पूरा बड़ा नहीं लगा देंगे, एक बार में एक स्टेप नहीं खींचनी है, छोटे छोटे पीसेस में।
कॉर्नर पे कई बार क्या होता है कि कॉर्नर पे जो स्किन, ये बाल होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, कुछ बाल इधर होंगे, कुछ इधर होंगे, चारों तरफ होंगे। तो कॉर्नर पे या तो एक सिंपल, अगर बिल्कुल फाइन और रोए जैसे बाल हैं तब तो आप एक की स्ट्रिप लगा के उसको रिमूव कर सकते हो। इन केस अगर थोड़े से कॉर्स हेयर है, मोटे बाल हैं और इजीली नहीं निकलेंगे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस में आपने वैक्स लगानी है चारों तरफ, और उसके बाद उनको डिफरेंट डायरेक्शन में ही खींचेंगे, एक सिमिलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अभी ये यही सेम प्रोसेस जो है वो सेकंड हैंड पे भी अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिका वैक्स पे। तो रिका वैक्स जो है लिपोसोल्युबल वैक्स होती है, जिसका रिजल्ट तो आजकल बहुत ट्रेंड में है और रिजल्ट बहुत अच्छा भी है। और इसको करने का मेथड जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक लिपोसोल्युबल वैक्स है जो Wax heater. Turn on the wax heater before the client arrives so as to give the wax. क्लाइंट के आने से पहले आप कैसे तैयारी करेंगे, वो चीज है कि आपका हीटर रेडी होना चाहिए। हीटर को आपने फुल टेम्परेचर पर ले लिया, सेट कर दिया, उसके बाद आप कंटेनर को हीटर के Put the अंदर jar रखेंगे। in the proper position. Open the jar and discard the aluminum cover. Close the jar with the proper plastic cork. Check that the wax has reached the exact fluidity for application. That is to say, a consistency comparable to that of honey. इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है, और कितना लिक्विड, जैसे जैसे गर्म होगा तो ये उतना आपका, कितना आपको एप्लीकेशन के लिए लिक्विड फॉर्म में चाहिए, जितना ज्यादा आप मेल्ट करेंगे। और ये टेम्परेचर अगर हाथ पे लगाएंगे तो आपको इतना टेम्परेचर इसका फील नहीं होता। लिपोसोल्युबल वैक्स में क्या होता है, रिका वैक्स में मोस्टली जब इसका एक तो इफेक्ट ड्राई होता है, दूसरा ये जो लिपोसोल्युबल होने की वजह से स्किन के ऊपर अच्छे से चिपक जाती है। अगर आप इसको ठीक से रिमूव नहीं करो तो कई बार क्या होता है, स्किन निकलने के भी चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना चाहिए। इसको बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स में रिमूव करते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले आपको एक प्री लाइटनिंग लोशन जो है, लोशन, इसको ड्राइनेस खत्म करने के लिए आपको एक मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करना पड़ता है जो इस वैक्स के साथ आता है। इनकेस नहीं हो तो आप कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग लोशन भी यूज कर सकते हो, जिसकी एक लेयर स्किन के ऊपर आ जाती है। और जब इसको रिमूव करते हैं, लास्ट में क्लीन करते हैं, तब भी ड्राइनेस को फिनिश करने के लिए कोई भी इसका जो सॉल्युबल ऑयल आता है या रिमूविंग ऑयल आता है, आपको वो यूज करना पड़ता है। इनकेस अगर आपके पास ऑयल नहीं हो तो आपने क्या करना है, नॉर्मल कोकोनट ऑयल लेके आप उसको भी लगा के एटलीस्ट 10 से 15 मिनट उसको छोड़ देते हैं। इमीडिएट रिका वैक्स करने के बाद पानी से कभी भी हाथ साफ नहीं करना, नहीं तो रैशेस होने के पूरे चांसेस होंगे, रेडनेस हो जाएगी, स्किन पे छोटे छोटे दाने हो जाएंगे अगर आप पानी इमीडिएट लगा दोगे तो। ठीक है, तो हमेशा ऑयल एप्लीकेशन से ही इसको रिमूव किया जाता है, एटलीस्ट
15 से 20 मिनट आप छोड़ेंगे, उसके बाद आप इसको आगे अगर आपने मैनिक्योर या कोई और सर्विस देनी है तो आप दे सकते हो। Phase 2. प्री एपिल जेल, इसमें आप इनके साथ जो जेल आएगी जेल यूज करो, अगर आपके पास नहीं होता तो आप कोई भी मॉइस्चर वाली चीज यूज कर सकते हो। जस्ट एक एप्लीकेशन चाहिए बीच में उसके स्किन के ड्राइनेस को फिनिश करने के लिए, Apply and massage ताकि स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ड्राई नहीं रहे। Pat with paper. जितना एक्सेस में आपका जो मॉइस्चर है वो आपने टिश्यू से सोक कर लिया, Phase 3. तो उसकी एक फाइन कोटिंग जो है वो रह जाती है। We advise you not to apply an excessive amount of wax. वैक्स अप्लाई कैसे करनी है, इसका लिक्विड फॉर्म देख लो वो कितना लिक्विड है। Let a little wax fall off. Scrape off one side of the spatula on the edge. स्पैचुला के एक साइड से रिमूव करके एक साइड पे वैक्स होना चाहिए और उसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई करना है, जैसे एक छोटे छोटे पैचेस में, इकट्ठा नहीं अप्लाई करते कभी भी, कि इकट्ठी वैक्स कभी नहीं लगाना। over the wax. Press with the hand in order to guarantee optimum bonding of the wax. During the pullback phase, हमेशा जब भी आप स्ट्रिप को प्रेस कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं, रब करते हैं उसको। रब करने से, अगर आप समर में कर रहे हो तो आपकी रबिंग से क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप होती है, और हीटअप होने से जब आप आपस में अगर हाथों को रगड़े तो आपके हाथ भी गर्म होंगे, और अगर आप क्लाइंट के ऊपर इस तरह से समर में आप अगर वैक्सिंग कर रहे हो तो बॉडी के ऊपर रबिंग कर रहे हो, रबिंग करने से बहुत ज्यादा स्किन हीटअप होगी, मॉइस्चर आएगा और वैक्स से पूरी तरह से आपका जो बाल है वो रिमूव नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हल्का सा आपको प्रेस करना है, प्रेस करके स्ट्रोक देना है, रगड़ना नहीं है। जैसे आप स्किन को स्ट्रिप को प्रेस करेंगे ऊपर, और वो भी जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगाई है, जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं, बालों की डायरेक्शन में वैक्स एप्लीकेशन होती है, और उसके ऊपर जब स्ट्रिप प्रेस करते हैं तो स्ट्रिप को जो प्रेसिंग होती है वो भी बालों के डायरेक्शन में ही होती है, ताकि बाल जो है उससे अच्छी तरह से चिपक जाए। और हमेशा जब उसको खींचते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं। we recommend keeping the skin taut. The pullback motion must be parallel to the area being waxed. Never pull back in a vertical direction. Pull off the TNT strip with one firm motion in the direction opposite to that of hair growth. Phase 4. Removal of residual wax with TNT strip. Remove any residual wax by patting with the TNT टीएनटी स्ट्रिप वो होती है जो हम डिस्पोजेबल स्ट्रिप यूज करते हैं, जो एक साइड पे खुरदरी होती है, वो टीएनटी स्ट्रिप है। Possible red spots. रेड स्पॉट्स हो सकते हैं रीका वैक्स से, कई बार होता है, दिखने में आता है साइड इफेक्ट, पर उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। अगर रेड स्पॉट्स आ भी गए तो कोई बात नहीं, आप लास्ट में हल्की सी ऑयलिंग करेंगे, थोड़ी देर स्किन को नॉर्मल होने के लिए छोड़ देंगे तो अपने आप खत्म हो जाता है। और उसको टॉवल से रगड़ना मत, पानी नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना है। पोस्ट एप्लीकेशन मतलब लास्ट में जो आपका, आप टोनर यूज कर सकते हो, स्ट्रिंजेंट की कोटिंग यूज कर सकते हो। अब ऑयल फिनिशिंग करने के लिए स्ट्रिंजेंट में या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन के अंदर आप ऑयल मिक्स कीजिए और उससे आप मसाज कर दीजिए। और रीका वैक्स के साथ ही, वैसे तो मार्केट में रीका वैक्स के साथ ही पोस्ट एपिल और जो उसका प्री जेल जो है वो आता है ऑलरेडी। काफ एरिया में किस तरह से वैक्स करना है वो देखिए। Cleaning the work tools. After every use, it is advised to clean the spatula with paper and the wax heater with the post-dental lotion. लास्ट में अपने टूल्स कैसे क्लीन करने हैं, पोस्ट एपिल लोशन से, वो ऑयल से आपने नाइफ क्लीन किया, उसी ऑयल को आप डिस्पोजेबल पे लेके आप अपना हीटर और अपना काउंटर भी क्लीन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रीका वैक्स फिनिश। सो नेक्स्ट
हम आते हैं अब बीड वैक्स पे। तो बीड्स वैक्स आपने देखी होगी, जस्ट अ मिनट, या Guys, this is Kristen. बीड वैक्स भी एक तरह से लिपोसॉल्युबल वैक्स है, बट वो उसके साथ किसी भी तरह की स्ट्रिप यूज नहीं की जाती। बीड वैक्स का वो एक पैराफिन वैक्स है, और बीड वैक्स का ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो फेशियल हेयर के लिए किया जाता है या अंडर आर्म वैक्सिंग के लिए किया जाता है। तो अंडर आर्म वैक्सिंग में भी करने की टेक्निक है। कई लोगों को उसमें बहुत ज्यादा करने में प्रॉब्लम होती है, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम कैसे करें। तो अंडर आर्म वैक्सिंग पे जब हेयर ग्रोथ चेक करेंगे कभी, तो उसमें क्या होता है कि हेयर ग्रोथ हमेशा दो पार्ट्स में होती है, आधी ऊपर और आधी नीचे। तो हम फटाफट फर्स्ट एक क्विक देख रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो रहा है। Or underarm waxing. Easier to add. I tend to like the beads. ये है वी because बीड they वैक्स। melt quicker. It's easier to add exactly how much you want with the tablets or just little bricks. But some people like those too. इसको नॉर्मल आप वैक्स हीटर में जैसे गर्म करते हैं, वैक्स हीटर में आप डाल दीजिए, अपने आप ये डिसॉल्व होकर इस तरह की थिक वैक्स हो जाती है। Stirred in. Like I said, they melt really quickly, so it's a good way to either add more wax if you're running low, or if your wax is too warm, you can cool it down fast as well. Pretty cool. So for the correct temperature for your wax, you make sure that here, your area, you're going to do oil-based. Back, so I want you to look at देखिए अंडर आर्म वैक्स में जो ग्रोथ होती है वो आधे बाल ऊपर और आधे बाल नीचे। first act is under तो हमने क्या करना है, जस्ट हेयर ग्रोथ के डायरेक्शंस को ही फॉलो करते हैं। तो इसमें जो भी आप वैक्स एप्लीकेशन करेंगे वो आधी ऊपर और आधी नीचे, और मोस्टली नीचे जब ये ग्रोथ होती है तो ये अनइवन होती है। इसमें भी अगर आप देखो तो आधे ऊपर जा रहे हैं, आधे इस साइड जा रहे हैं, आधे इस साइड जा रहे हैं। area, the direction is growing in, or the hair direction growing in, they're all going to get wet. No two eyebrows. So you always want to put in the first strip, the direction of the hair growth, and cleanups and be in the opposite. So I'll show you that in a second too. And your arm first. सबसे पहले आप पाउडर से ड्राई करेंगे। Make sure there's no odorants, oils, sweat, anything like that. Make sure that is no. And then, like I said, for him, I'm not going to apply an oil. For underarms, I don't like to do that just because they already. स्किन को पहले आपने क्लीन किया सैनिटाइजर से, उसके बाद आप पाउडर यूज कर रहे हो उसको ड्राई करने के लिए। That it's not caked on there. ड्राई करके आपको एक्चुअल डायरेक्शंस पता लग जाएंगी। Okay, so I'm gonna do my first strip. Then I will देन इतने में आपकी वैक्स भी मेल्ट हो जाती है। different direction. Okay, first one. और वैक्स को आप किसी भी वुडन स्पैचुला पे लेकर और काफी थिक लेयर में इसको यूज करना होता है, क्योंकि इसमें आपकी कोई स्ट्रिप यूज नहीं होगी। और जिस आपने, क्योंकि इसको आप लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, बालों की डायरेक्शन यहाँ थी, लेकिन आप जब इसको खींचेंगे इसके ऑपोजिट, दैट मीन्स कि आप यहाँ से नीचे की तरफ खींचेंगे इसको, तो जिस डायरेक्शन में भी आपने खींचना होता है उसका जो कॉर्नर है वो भी थिक छोड़ते हैं। इसमें थोड़ा सा मोटा छोड़ेंगे ताकि आपके हाथ में इजीली पकड़ में आ जाए, क्योंकि पतला रहेगा तो वो पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए इसकी लेयर जो है आउटर ऐसे राउंड करके और मोटा छोड़ा जाता है। Little bit. अगर पतली कोटिंग हुई है तो एक बार और अप्लाई कर सकते हैं। There we go. And my second one is going to be at a slightly different angle. इसको लगा के बहुत देर छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है पत्थर के जैसा, और फिर निकालना मुश्किल है, तो इसलिए फास्टली एप्लीकेशन होती है। I'm going to do one more so I can create my lip half that way. No, it's off.
कॉर्नर राउंड कर दीजिए, थोड़ा सा थिक कर दीजिए। Here we go. तब तक ये ऊपर वाला जो है वो सेट हो गया। हल्का सा प्रेस करें जिससे आप बाल जो है इजीली स्ट्रिप के साथ चिपक जाएं, और स्किन को स्ट्रेच करके उसको रिमूव कर दो। Should be good to go. So whenever you remove it, you're going to push स्किन को स्ट्रेच करो with one hand and pull with the और other. देन क्लीन। Like that. I always apply pressure. My clients really like that because it helps. हल्का सा प्रेस कीजिए ताकि स्किन जो है रिलैक्स हो जाए। Obviously, right here I didn't have any wax. So I'll stick together. Here, push with the skin, or push the skin. I'm sorry. And remove. Apply pressure. अब जो जो डायरेक्शन जिन बालों की अलग थी सिर्फ वही बाल बचे हैं, आधे ऊपर थोड़े से इधर। इनको आप सेम डायरेक्शन में फॉलो करेंगे जिस डायरेक्शन में बाल हैं, या फिर अगर बिल्कुल माइनर हैं, छोटे छोटे से बाल हैं, तो पूरी लेयर जो है वो अपवर्ड लगा दी जाती है। This one, I'm going to go at the bottom. And pressure, apply all the way up. This one I can cover the entire area because I already got most of the hair gone. Clean up strips. You want to pull this off a little quicker. They should be सेट हो जाए, as well. थोड़ा सा सूख जाए और स्ट्रिप चिपक जाए I अच्छे really से, like the उसके way बाद that इसको पुल Sunsilk करके Wax निकालिए। has worked with underarms. I used Veritin previously, if you've been following me, and I always had issue with underarms for Veritin. I just could never get it to remove the hair like I wanted to. Yeah. All right, we'll do one more for his अभी भी थोड़े से बाल फिर रह गए strip. और इनकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, तो अब स्टेप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ Never get him आएगी। to remove it like I wanted to, and I've been extremely happy with Star Pill and how it performs with underarms. Their blue film wax is great. So I actually enjoy underarms again because it got to a point where I just really like them because I knew the wax wasn't going to perform as I wanted. Now that I've switched over, I have to have them too. ठीक है, अब क्लीन। इसके बाद आप कोई भी टोनर या एंटीसेप्टिक लोशन यूज कर सकते हैं, फिर पाउडर से ड्राई कीजिए और फिनिश। सो अब हमारा टाइम भी आउट हो रहा है, तो अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे से चैट बॉक्स पे डिस्कस कर लीजिए, पूछिए। हाँ जी, चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किसी का है, फेस वैक्सिंग के लिए विच इज सुटेबल वैक्स? आई थिंक बीड वैक्स सबसे बेस्ट होती है। अदरवाइज हमारे बीड वैक्स वैसे इंडिया में भी मिलती है, बट थोड़ी सी कॉस्टली है। वो 900 रुपए की 500 ग्राम है, बट लगती है अच्छी है, रिजल्ट उसका बेस्ट रहता है। अगर आप उसको नहीं ले पाएंगे तो ले पाते तो पैराफिन एक वैक्स आती है जिसे हम कटोरी वैक्स भी कहते हैं, आप बीड वैक्स की जगह आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम बर्न हुए, आई थिंक क्या है, बीन नहीं है बच्चे, बीड वैक्स है, बीड्स मोती बीड वैक्स। कितने मिनट स्किन पर रखना है? जब तक उसका टेम्परेचर उसको सेट होना चाहिए उतनी देर आप रखेंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा सेट हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसको बिल्कुल सूखने नहीं देना, हार्ड नहीं देना, थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद उसको पुल करके निकाल दीजिए। नेक्स्ट है कि अगर बर्न हो जाए या सर्जरी हुई थी तो पर उस पर हेयर ग्रोथ होती है तो वैक्सिंग करना सेफ है? आई थिंक इसका तो मैं नहीं बता सकती, आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लीजिए कि ऐसी कंडीशन में आप सर्जरी हुई है और आपका हाथ बर्न था बट हेयर ग्रोथ हो रही है, तो आप डॉक्टर से ही आपको ज्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिका वैक्स करने से पहले स्किन मॉइस्चर होनी चाहिए या नहीं? आप प्री लोशन यूज करिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बट एक फाइन कोटिंग होनी चाहिए, आपकी स्किन पर एक्सट्रीम ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। तो जो उसका प्री लोशन जेल आता है आप उसको अप्लाई कीजिए और एक्सेस को आप टॉवल से, आप पेपर टॉवल से आप उसको सोक कर सकते हैं एक्सेस को, जस्ट एक फाइन कोटिंग होनी चाहिए।
और इन केस नहीं होता तो आप पाउडर से उसका मॉइस्चर खत्म कर दे, क्योंकि मॉइस्चर या ऑयल कोटिंग के ऊपर आप कैसे चिपकाओगे लेयर को, वैक्स चिपकेगी नहीं अच्छे से तो रिमूव नहीं होगा बाल। नेक्स्ट है मैम, पहले मॉइस्चर पहले लगाना है और फिर बाद में वैक्स करना है। हाँ जी, पहले जेल की कोटिंग होगी, जैसे एक स्किन पे फाइन लेयर आएगी, आपकी स्किन की कंडीशन नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप वैक्स की कोटिंग करेंगे और लास्ट में रिका वैक्स में आप उसमें ऑयल या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन जो है उस ड्राइनेस को, जो रिका वैक्स की वजह से ड्राई हुआ था स्किन, उसको खत्म करने के लिए आप लास्ट में ऑयल की कोटिंग करके आप उससे मसाज कीजिए, स्किन नॉर्मल कीजिए और फिर उसको टॉवल से वाइप ऑफ कर दीजिए, बट पानी नहीं लगाना है। नेक्स्ट मैम, अगर क्लाइंट वैक्सिंग करवाकर तुरंत मैनी पेडी करवाए तो आप ये आपके हाथ में, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बट रिका वैक्स के बाद आप नॉर्मल वैक्स के बाद एकदम मैनी पेडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट रिका वैक्स यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन द मेन टाइम आपको ऐसी सर्विस उसको जरूर देनी है जिससे वो उसके 20 मिनट या 15 मिनट निकल जाए, उसके बाद आप उसको वो सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। बट एकदम तुरंत बाद नहीं कि आपने रिका वैक्स किया और पैर पानी में डिप कर दिया, वो काम नहीं करना। और कुछ सैलून वाले तो टेलकम मॉइस्चर की जगह बिफोर एंड आफ्टर वैक्सिंग जेल यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी आप जेल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है मॉइस्चर। अगर कई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मॉइस्चराइजर महंगा आता है, जेल सस्ता आता है, तो आप कोई भी जेल भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैम वैक्स पहली करना है या ब्लीचिंग? ब्लीचिंग बेटा केमिकल सर्विस है, तो केमिकल सर्विस पहले होना चाहिए, वैक्सिंग बाद में होना चाहिए। वैक्सिंग जब हम पहले करेंगे तो वैक्स करने के बाद क्या होता है, बाल रूट से निकलता है, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, और ओपन पोर्स के ऊपर अगर आप कोई ब्लीचिंग एजेंट लगा दोगे, कोई केमिकल की कोटिंग दे दोगे, तो वो आपके स्किन में पेनिट्रेट नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको, अगर आपका क्लाइंट सैलून में आ रहा है और उसको ब्लीच भी कराना है, उसको मैनी पेडी भी कराना है, उसको फेशियल भी कराना है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जो आपका केमिकल सर्विस है आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी पे पहले वो सर्विस करेंगे, आफ्टर दैट आप दूसरी सर्विस करेंगे, ठीक है। तो ब्लीचिंग सबसे पहले होना चाहिए, वैक्स बाद में होना चाहिए। और ओके, थैंक यू मैम। सेल्फ थ्रेड से पहले पलक की स्किन भी में थोड़ा निकल जाता है, ये तो आप जो ये एक क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे ने, मैम सेल्फ थ्रेडिंग से पहले पलकों के बाल भी निकल जाते हैं, तो बेटा सेल्फ थ्रेडिंग जो है इमीडिएट तो आएगा नहीं ना, आपको पहले उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से फेमिलियर होंगे उस थ्रेड को चलाने में, आप ट्रेन हो जाएंगे, तभी आप अप्लाई कीजिए उसको। इमीडिएट नहीं कि आप सीधा अपने हाथ में थ्रेड पकड़ा फर्स्ट टाइम और लगे अपनी आईब्रोज बनाने में, तो ऑब्वियसली आईब्रोज के साथ आप सिर के बाल भी उड़ाओगे और वो भी करोगे, ठीक है, पलकों के भी। और मैम फेस बताइएगा, यस मेरा कल सेशन होगा तो उसमें देखते हैं, अभी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कराना है और डेपिलेटरी क्रीम भी करानी है, ठीक है। और कोई क्वेरीज हो तो हम कल और डिस्कस कर लेंगे, अभी दूसरी क्लास का हमारा टाइम हो गया, चले आप। ओके बेटा, थैंक यू। Okay, thank you, madam.